नमस्कार दोस्तों, आज 3 अगस्त है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती एवं कवि दिवस। इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कोटि कोटि नमन करता हूं एवं संसार के समस्त कवियों को प्रणाम करता हूं एवं आप सबको हार्दिक अभिनंदन। यह सर्वमान्य सत्य है, कविता सृष्टि का सौंदर्य है, कविता सृष्टि का सुख है, कविता ही सृष्टि का जीवन प्राण है। परमाणु में कविता है, विराट रूप में कविता है, बिंदु में कविता है, सिंधु में कविता है, रेणु में कविता है, पर्वत में कविता है, वायु और अग्नि में कविता है, आकाश में कविता है, जल और थल में कविता है, प्रकाश में कविता है, अंधकार में कविता है, सूर्य चंद्र तारागण में कविता है, मनुष्य में कविता है, पशु में कविता है, जिधर देखो उधर कविता का ही साम्राज्य है। प्रकृति काव्यमय है, सारा ब्रह्मांड एक अद्भुत महाकाव्य है। जिस मनुष्य ने इस सारगर्भित रसमयी कविता के आनंद का स्वाद चखा वही भाग्यवान है। जिसने इस पवित्र प्रवाह को बहा दिया वही विरक्त है। जिसने इस अमृत प्रवाह में डूबकर 2-4 कलश भरकर थके हुए रोगी वो मृत प्राण यात्रियों को कुछ बूंद पिलाकर उन्हें शक्ति दी, पुनर्जीवित किया, वह कवि है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का काव्य फलक अत्यंत व्यापक है। भारतीय इतिहास के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर उनकी दृष्टि रही है। सामाजिक जीवन के सभी पक्ष उनके काव्य के विषय बने हैं, जैसे सांप्रदायिकता, जाति भेद के अभिशाप, हरिजन समस्या, नारी की महत्व प्रतिष्ठा, किसान समस्या, नैतिक पतन, पारिवारिक जीवन विधान में होने वाले परिवर्तन, विधवा विवाह, अशिक्षा की समस्या, ग्राम्य जीवन का चित्रण आदि। कहने का अभिप्राय यह है कि गुप्त जी का काव्य एक महान राष्ट्र के इतिहास व्यापी जातीय जीवन को समग्रता के साथ प्रस्तुत करता है। देश और काल में जीवन का ऐसा विस्तार और वैविध्य आधुनिक भारतीय भाषाओं को कम ही कवि प्रस्तुत कर पाए हैं। इसीलिए संपूर्ण साहित्य जगत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाता है। गुप्त जी ने सदा अपने को वर्तमान से जोड़े रखा। उनका कालबोध इतना प्रबल था कि एक तरफ जो राष्ट्रीय गौरव चेतना से समन्वित था कि रचना की, दूसरी तरफ साकेत जैसा आधुनिक भाव बोध से समृद्ध महाकाव्य भी लिखा। उनके राम तुलसी के राम से भिन्न जो संपूर्ण धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं, वे कहते हैं, भव में नौ वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। भारत भारती गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है। प्रेम को, यह स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है। गुप्त जी की सृजनता की दक्षता का परिचय देने वाली यह काव्य सांस्कृतिक नवजागरण का दस्तावेज है। मैथिली शरण गुप्त जी इस काव्य के कारण जनता के प्राणों में रच बस गए और राष्ट्र कवि कहलाए, वह भारत भारती ही है। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में भारत भारती पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली काव्य रचना है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह रहा है कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गई। प्रभात फेरियों, राष्ट्रीय आंदोलनों, शिक्षा संस्थानों, प्रातःकालीन प्रार्थनाओं में भारत भारती के पद गांवों नगरों में गाए जाने लगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में भारत भारती के बारे में लिखा है, यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतकारी है, नया युग लाने वाला है, वर्तमान और भावी कवियों के लिए आदर्श का काम करेगा। यह सोते हुए को जगाने वाला है, भूले हुए को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुद्योगियों को उद्योगशील बनाने वाला है, निरुत्साहितों को उत्साहित करने वाला है, उदासीनों के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न करने वाला है। यह स्वदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता है। इसमें वह संजीवनी है जो किसी भी हिंदी काव्य में नहीं हो सकता।
सर्वसाधारण के नजरों में यह कृति आधुनिक भारत की गीता है और यही वह कृति है जिसके कारण महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। अतीत, वर्तमान, भविष्य 3 खंडों में विभाजित इस काव्य में हमारी परंपरा के पुरखे बोलते हैं। इस कृति ने अतीत का गौरवगान किया। गुप्त जी ने अपने स्वर्णिम इतिहास पर गर्व करते हैं और उससे बहुत कुछ सीखने की बात कहते हैं। वे कहते हैं, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रहित होकर हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर भी दुख जताया है। वे कहते हैं, जब तक आम जनमानस शिक्षित नहीं होगा तब तक राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती है, इसलिए शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। वे कहते हैं, सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में, शिक्षा बिना ही परे रहे आज हम सब कलेश में। शिक्षा बिना कभी कोई बनता नहीं सत्पात्र है, शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुशासन मात्र है। आज 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसमें मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है और ऐसा महसूस किया गया है कि मातृभाषा में बच्चों में सीखने, सोचने और समझने की क्षमता तेजी से बढ़ती है। बच्चे अगर तेज होंगे, हमारा देश उन्नति और प्रगति के उच्चतम शिखर तक पहुंचेगा। इसकी चिंता गुप्त जी आज से 100 साल पहले ही कर चुके हैं। वे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मातृभाषा पर बल देते हैं। उन्होंने अपनी भाषा को कभी न छोड़ने की बात भी कही है। वे कहते हैं, मेरी भाषा में तोते भी जब राम राम कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। सब कुछ छूट जाए पर मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा, वह मेरी माता है, उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। सामाजिक सद्भाव एवं एकता के पक्षधर गुप्त जी ने जाति, धर्म, मत, संप्रदाय के भेदों को भुलाकर प्रेम से रहने का संदेश अपनी कविता के माध्यम से दिया है। वे कहते हैं, आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, देखें हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में। आज स्वाधीन भारत के सम्मुख कई समस्याएं अपनी समस्त विकरालता के साथ मुंह बाए खड़ी है। इसने मायाविनी दानवी की तरह अपने को एक साथ अनेक रूपों में प्रकट किया है। सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता, आर्थिक विषमता, नस्लवाद, सामाजिक शोषण, जातीयता एवं संकुचित राजनीति इसके रूप हैं। ये वस्तुतः राष्ट्रघाती विघटनकारी तत्व हैं, जिनकी उपस्थिति ने देश के भीतर विष फैला दिया है। लगता है राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ऐसे में गुप्त जी को पुनः एक बार याद करने तथा उनकी कविताओं को पढ़ने एवं आत्मसात करने की जरूरत है, क्योंकि उनका संपूर्ण साहित्य संसार राष्ट्रीय भावना से संचालित होकर राष्ट्र की प्रगति एवं मानवता और इंसानियत के लिए समर्पित है। धन्यवाद।